नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी यूजीसी नेट राजनीति विज्ञान के पुराने प्रश्न पत्र PYQ श्रृंखला में अब तक जून 2006, दिसंबर 2006 के प्रश्न पत्रों का विस्तृत विश्लेषण कर चुके हैं। आज हम सभी लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जून 2007 के प्रश्न पत्र का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के साथ उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि व महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे ताकि विषय की स्पष्ट और गहन समझ विकसित हो सके। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए सीधे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में नैतिकता को राजनीति से किसने पृथक किया? यानी कि मॉरलिटी को पॉलिटिक्स से डिवाइड किसने किया? प्रश्न ये पूछा गया है। पहला विकल्प है अरस्तु, दूसरा विकल्प है मैकियावेली और तीसरा विकल्प है हॉब्स और चौथा विकल्प है जॉन लॉक। इस प्रश्न को हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे और इसका वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, नैतिकता और राजनीति को जो अलग किया है वो मैकियावेली ने किया है। इसको कैसे याद रखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, मैकियावेली को कैसे याद रखेंगे कि मैकियावेली यानी कि मौका मिले, ठीक है। मैकिया से यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है कि मौका मिले तो सत्ता बचाओ, क्योंकि सत्ता सबसे पहली प्राथमिकता है, उसके बाद नैतिकता की बात होती रहेगी। यानी कि मैकियावेली के लिए सत्ता जो है सबसे पहले आती है और नैतिकताएं जो होती हैं वो बाद में आती हैं। यानी कि इसके लिए नैतिकता जरूरी नहीं है बल्कि सत्ता बहुत जरूरी है। इसलिए इसने सत्ता और नैतिकता को अलग अलग किया है। क्यों किया है, अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले राजनीति विज्ञान का ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मॉरलिटी और पॉलिटिक्स को किसने अलग किया, तो बिना सोचे हम मैकियावेली को टिक लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। और इसने अपनी पुस्तक द प्रिंस में बताया है कि राजनीति का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा और सत्ता को बनाए रखना है। इसलिए कहा जाता है कि मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से अलग कर दिया। ठीक है। अब इस ऑप्शन में एरिस्टोटल क्यों नहीं है? एरिस्टोटल इसलिए नहीं है क्योंकि राजनीति को नैतिकता से जोड़ा है, क्योंकि वो उत्तम जीवन की बात करता है, वो गुड लाइफ की बात करता है और गुड लाइफ और उत्तम जीवन ये एक नैतिक मूल्यों पर ही आधारित हो सकते हैं। यानी कि गुड लाइफ और नैतिक विकास एरिस्टोटल के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए यह उत्तर तो होगा नहीं। दूसरा है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया है, सामाजिक समझौता सिद्धांत। इसका उद्देश्य है अराजकता से बचने के लिए एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना, लेकिन पूरी तरीके से इसने नैतिकता को अलग नहीं किया है। क्यों? हॉब्स एक बहुत बड़ा व्यक्तिवादी है, जो कि वेपर महोदय ने कहा है, क्योंकि वो आत्मरक्षा के अधिकार को काफी महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए थॉमस हॉब्स भी इसका आंसर नहीं होगा। जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक महोदय ने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है, लेकिन वो प्राकृतिक अधिकार जिसमें वो जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति के अधिकार तथा सीमित सरकार का समर्थन करता है। सीमित सरकार का समर्थन करेगा यानी कि वो कहीं ना कहीं मोरल इथिक्स की बात करेगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं नैतिक नियमों से राज्य को बांध देगा, वो सीमित कर देगा। इसलिए लॉक जो है इसका उत्तर नहीं होगा। इसका सही आंसर जो है वो मैकियावेली होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई? पहला प्लेटो का जस्टिस, लॉक का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, रूसो का जनरल विल, रॉल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो इस संकल्पना को हम लोग संप्रत्यय भी बोलते हैं, अवधारणा भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट रूसो का जनरल विल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। कैसे है और इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। स्वतंत्रता का विरोधाभास, देखिए ये कॉन्सेप्ट का प्रश्न है। रूसो ने जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया है, यानी कि सामान्य इच्छा की अवधारणा का कॉन्सेप्ट दिया है। उसका मानना था कि व्यक्ति को सामान्य इच्छा का पालन करना ही चाहिए, यदि नहीं करता है तो उसको बाध्य किया जाएगा, क्योंकि यही पूरे समाज के हित में होती है जो सामान्य इच्छा है। लेकिन यहीं से आलोचना शुरू भी होती है। कैसे? आलोचकों ने यह कहा कि यदि किसी व्यक्ति की अपनी कोई निजी इच्छा है, अपनी कोई अलग इच्छा है, उसे जनरल विल मानने के लिए मजबूर किया जाए तो इससे क्या होगा? व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो कहाँ रह जाएगी? वो तो सीमित हो जाएगी,
वो तो समाप्त हो जाएगी। तो ये एक तरीके का विरोधाभास पाया जाता है। इसी को कहते हैं स्वतंत्रता का विरोधाभास। इसको और सरल शब्दों में उदाहरण के माध्यम से समझें, यानी स्वतंत्र बनाने के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को ही सीमित कर दिया जाता है। इसे पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति को स्वतंत्र बनाने के नाम पर उसकी अपनी स्वतंत्रता सीमित या समाप्त कर दी जाए तो उसे स्वतंत्रता का विरोधाभास कहते हैं। और सरल भाषा में समझ लीजिए, मान लीजिए एक शिक्षक ये कहता है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हें वही कार्य करना है जो पूरी क्लास चाहे। यदि पूरी क्लास एक निर्णय लेती है और आपकी राय उसमें अलग है तो आपको भी वही मानना पड़ेगा। यानी कहा जाए तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में आपकी अपनी इच्छा का पालन करने की स्वतंत्रता नहीं रही। यही स्वतंत्रता का विरोधाभास है। और रूसो ने अपने जनरल विल में ये कैसे लागू होता है, रूसो का मानना था कि जनरल विल सामान्य इच्छा हमेशा समाज के हित में होती है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति इससे असहमत है तो भी उसे जनरल विल का पालन करना चाहिए। यहीं से आलोचकों ने आलोचना की, कहा कि यदि व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध जनरल विल मानने के लिए बाध्य किया जाए तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसका इंडिविजुअल लिबर्टी समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जनरल विल में स्वतंत्रता का विरोधाभास है। इस प्रकार इसका आंसर विकल्प सी सही होगा। प्लेटो न्याय से संबंधित है, वो कहते हैं कि हर व्यक्ति अपना निर्धारित कार्य करे। लॉक महोदय जो कि प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, और राल्स महोदय वो वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया, ये किसने कहा? पहले इस कमेंट को समझ लें, ये कमेंट क्या है। इस कमेंट का अर्थ ये है कि जब समाज के लोग अपनी सामूहिक समस्याओं का समाधान करते हैं तो लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, नियम बनाते हैं और सरकार चुनते हैं और नीतियां भी बनाते हैं। तो जो कुछ ये क्रियाविधि करते हैं, इसी पूरी प्रक्रिया को ही पॉलिटिक्स कहते हैं। ये कमेंट वैसे मूलतः हार्वर्ड जे स्प्रो से रिलेटेड है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में यूजीसी नेट हेरोड लॉसवेल माना गया है, तो आप इसी को करेक्ट मानेंगे। लॉसवेल, जिन्होंने हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ ये एक पुस्तक लिखी है। लॉसवेल ने कहा है कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। लॉसवेल, मोस्का, सुम्पिटर, सी राइट मिल्स ये अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। अभिजन किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इस कमेंट का अर्थ जो है वो ये दिया गया है, इसको आप कमेंट को आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? इसका ऑप्शन जो है वो अरविंदो घोष हो जाएगा। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध यानी कि शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करते हैं, अन्याय, शोषण, दमन का विरोध बिना हिंसा के करते हैं और कानून का शांतिपूर्वक विरोध करते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति के जनक अरविंद घोष हैं। की पुस्तक द लाइफ डिवाइन, एसे ऑन गीता, आइडियल ह्यूमन यूनिटी। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अरविंदो घोष। अगला प्रश्न, दिए गए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए हैं सही उत्तर चुनिए। पहला है अभिकथन ए, वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। बिल्कुल करेक्ट है, व्याख्या करता है, ये कमेंट सही है। रीजन क्या दिया गया है कि वर्ग संघर्ष पहले सुपर स्ट्रक्चर में आता है, ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या इस प्रकार नहीं करता है। इसमें यह कहा गया कि इतिहास की व्याख्या वैज्ञानिक समाजवाद और वर्ग संघर्ष के आधार पर कर रहा है, जबकि रीजन केवल ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वर्ग संघर्ष सुपर स्ट्रक्चर के स्तर पे भी दिखाई देता है। यह नहीं समझा पा रहा है कि इतिहास की व्याख्या वर्ग संघर्ष से क्यों की जाती है। ठीक है, इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। बेस जो है, जिसको हम लोग आर्थिक आधार यानी कि समाज की नींव मानते हैं, उसको हम लोग आर्थिक आधार कहते हैं। एक दूसरा टर्म होता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर यानी कि नॉन इकोनॉमिक उसमें चीजें होती हैं, जैसे राज्य, कानून, धर्म, शिक्षा इत्यादि। ये आर्थिक आधार पे ही निर्मित होता है। सुपर स्ट्रक्चर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिरचना, जिसमें राज्य, कानून, धर्म, राजनीति, शिक्षा, संस्कृति और विचारधाराएं जैसी संस्थाएं शामिल होती हैं जो आर्थिक आधार से प्रभावित होती हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिकथन ए,
20वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी विद्वानों की प्रमुख चिंता समुदाय का विचार रही है। बिल्कुल करेक्ट है, अभिकथन सही दिया गया है। रीजन क्या है? स्थानीय लोकल विस्मृति कमजोर होता गया, जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता गया, जो पारंपरिक संरचनाएं हैं वो कमजोर होती गई, तो इसलिए इसका रीजन भी सही है और कमेंट भी सही है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी विद्वानों की प्रमुख चिंता का समुदाय का विचार रही है। स्थानीय विस्मृति और कमजोर हो गया है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी पुस्तकों के प्रकाशन को कालक्रम में रखिए। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में पुस्तक लिखी गई है। आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1918 अरविंदो घोष की है। मल्टीकल्चरल विल किमलिका की पुस्तक है जो कि 1918 में लिखी गई है। और नियो ह्यूमनिज्म जो नव है यानी कि देश आजाद हुआ है उसके आसपास की डेट है 1947 जो कि एम.एन. रॉय के द्वारा लिखी गई है। जो पहली पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है ये राज्य स्वतंत्रता अधिकार लोकतंत्र से संबंधित है। आइडियल ऑफ ह्यूमैनिटी, इस पुस्तक में विश्व एकता मानव एकता जैसा से संबंधित दर्शन मिलता है। मल्टीकल्चरल जो कि मिल्का की पुस्तक है, इसमें बहुसंस्कृतिवाद संस्कृतिवाद जैसे विमर्श का उल्लेख किया गया है। और नियो ह्यूमनिज्म में नव मानववाद यानी कि तर्क स्वतंत्रता मानव केंद्रित दर्शन को समझाया गया है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। नियो ह्यूमनिज्म जो कि नव है यानी कि देश आजाद हुआ था 1947, इस तरीके से आप इस डेट को याद कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2, आपको मिलान करना है। कॉन्सेप्ट दिया है और इधर विचारक दिया गया है। जैसे पावर, पहले ही प्रश्न में हम लोग समझ चुके हैं कि पावर पॉलिटिक्स की बात मैकियावेली करता है। शाश्वत चेतना की बात जो है वो ग्रीन करता है। और मूल्यों का बाध्यकारी आवंटन या विवरण ये ईस्टर्न महोदय कहते हैं। और प्रेजेंट डायरी जो है वो ग्रामसी से रिलेटेड है। तो मैकियावेली शक्ति और सत्ता की बात करता है। शासक का उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, उसे बनाए रखना, यानी कि पावर पॉलिटिक्स की बात करता है। जो ग्रीन महोदय हैं वो मनुष्य के नैतिक विकास के पीछे एक शाश्वत चेतना कार्य करती है। शाश्वत चेतना का मतलब यह है कि वो सार्वभौमिक नैतिक शक्ति जो हर मनुष्य को सही और गलत का बोध कराती है। ग्रीन के अनुसार यही चेतना मनुष्य को नैतिक जीवन जीने और समाज के हित में कार्य करने की प्रेरणा देती है। इसी को हम लोग शाश्वत चेतना कहते हैं जो कि ग्रीन महोदय से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण जो है डेविड ईस्टन का है, जिसमें यह कहा गया है कि समाज के लिए मूल्यों का बाध्यकारी आवंटन ही राजनीति है। इस कमेंट में मूल्य क्या है, बाध्यकारी आवंटन क्या है या प्राधिकारी आवंटन क्या है, डेविड ईस्टन के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, डेविड ईस्टन ने राजनीति को समाज के लिए मूल्यों का प्राधिकारी या बाध्यकारी आवंटन कहा है। यहाँ मूल्य का अर्थ क्या है? यहाँ पर मूल्य का अर्थ नैतिक मूल्य नहीं है। यहाँ पर मूल्य का अर्थ है समाज के संसाधन, अधिकार, सुविधाएं, अवसर, बजट, योजनाएं और भी जो भी लाभ मिलते हैं वो सारे मूल्य। और आवंटन का अर्थ क्या है? यानी कि वितरण या बांटना। और एक शब्द आता है प्राधिकारिक, इसका अर्थ होता है कि यह वितरण किस सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार या वैधानिक सत्ता द्वारा किया जाएगा, जिसके निर्णयों को सभी नागरिक खुशी खुशी उसको मानेंगे। इसलिए राजनीति का मुख्य कार्य यह तय करना है कि समाज में किसे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा और किस आधार पर मिलेगा। यही कारण है कि ईस्टन ने राजनीति को समाज के मूल्यों के प्राधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया कहा है। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मिलान कीजिए। अंगस्टाइन हम सभी जानते हैं 2 स्वॉर्ड की बात करता है, 2 तलवारों की बात करता है, यानी कि 2 सत्ताएं, एक धार्मिक सत्ता, एक राजनीतिक सत्ता। धर्म और राज्य के संबंधों की विवेचना की है अंगस्टाइन महोदय ने। माओ का है लेट 100 यानी कि सैकड़ों फूल खिलने दो। ठीक है। एम.एन. रॉय जो कि औपनिवेशिक शासन से संबंधित बात करते हैं। और अरविंदो जो है आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित है। प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? आर्थर बेंटले, लॉस्की, ग्राहम वेलास, आर.टी. मैकेंजी। देखिए, आर्थर बेंटले इसका उत्तर है। और बेंटले जो कि ग्रुप्स की बात करते हैं, बेंटले महोदय ने राजनीति के अध्ययन में इंटरेस्ट ग्रुप्स, हित समूहों और वास्तविक राजनीतिक व्यवहार पर ज्यादा जोर दिया है। उनके विचारों ने तुलनात्मक राजनीति को केवल संवैधानिक अध्ययन से आगे बढ़ाकर एक व्यवहारवादी दिशा दी है।
इसलिए तुलनात्मक राजनीति के विकास में आर्थर बेंटले का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस प्रकार इसका आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। ग्राहम वेलास जो कि पॉलिटिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं, राजनीतिक व्यवहार पर बल देते हैं और इनकी पुस्तक का नाम ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स है। इसके बाद लास्की जो है ये बहुलवाद के समर्थक हैं और इनकी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। आरटी मैकेंजी किससे रिलेटेड है? इन्होंने राजनीतिक दलों का अध्ययन किया है, चुनावी प्रणालियों का अध्ययन किया है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है? यूएसए, U+S है, ठीक है। यूएसए यानी कि यूनियन और दूसरा स्टेट। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो है वो अमेरिका में है। दोहरी नागरिकता का अर्थ ये होता है कि एक व्यक्ति एक साथ दो स्तरों का नागरिक होता है। जैसे अमेरिका में हर व्यक्ति अपने राज्य, जैसे वहाँ का टेक्सास है, ठीक है, कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, इसका भी नागरिक होगा और पूरे यूनाइटेड स्टेट का भी नागरिक होता है, इसलिए वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। साथ ही अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अलग अलग शक्तियां और अधिकार होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में राजनीतिक विकास के कौन से संकट हैं? इस प्रश्न में 3 प्रकार के संकट दिए गए हैं, लेकिन लुसियन पाई महोदय ने 6 प्रकार के संकट की चर्चा की है। उनका ऑर्डर क्या है और वो क्या है, कैसे याद करेंगे, हम लोग समझते हैं। सबसे पहले IPL, इसके बाद है PID, ठीक है। I का मतलब है आइडेंटिटी, P का मतलब है पेनिट्रेशन, L का मतलब है लेजिटिमेसी और I का मतलब है इंटीग्रेशन और लास्ट में D का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इस P का मतलब है पार्टिसिपेशन। ये 6 प्रकार के संकटों की चर्चा की है। तो इसमें सबसे पहले आइडेंटिटी यानी कि पहचान यानी कि अस्मिता, तो अस्मिता का संकट हो गया। फिर दूसरा है वैधता का संकट, फिर तीसरा है वितरण का संकट, यानी कि 6 प्रकार के संकटों की चर्चा की है। अब हम लोग समझते हैं कि इन संकटों का अर्थ क्या है, इसको कैसे समझें। जैसे इनका पहला संकट है पहचान, ठीक है, यानी अस्मिता, यानी कि जैसे पहला संकट जो है आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिसको हम लोग अस्मिता का संकट कहते हैं। अस्मिता का संकट तब उत्पन्न होता है जब लोगों को यह स्पष्ट नहीं होता है कि उनकी वास्तविक पहचान क्या है और वे स्वयं को किस राष्ट्र या राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ते हैं। जब जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय पहचान राष्ट्रीय पहचान से अधिक प्रभावी हो जाती हैं, तब आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति स्वयं को अपने किसी जाति या क्षेत्र का और बाद में देश का नागरिक माने, तो यहाँ पर अस्मिता का संकट हो जाता है। दूसरा है वैधता का संकट, किसे कहते हैं? लेजिटिमेसी क्राइसिस किसे कहते हैं? यानी कि वैधता का संकट तब उत्पन्न होता है जब जनता जो है वह सरकार या शासन को वैध, न्यायसंगत या स्वीकार नहीं मानती है, यानी कि उसका विश्वास उठ चुका होता है। यदि लोगों को सरकार पर विश्वास समाप्त हो जाए और वे उसकी नीतियों और निर्णयों को मानने से इनकार करने लगे, तो ये वैधता का संकट कहलाता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप, चुनाव में धांधली के आरोप लगने के बाद जनता सरकार की वैधता पर प्रश्न उठाने लगती है, इसको बोलते हैं वैधता का संकट। अगला है प्रवेश का संकट, ठीक है। प्रवेश का संकट तब उत्पन्न होता है जब सरकार की नीतियां और प्रशासन देश के सभी क्षेत्रों और नागरिकों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाती हैं, अर्थात सरकार का नियंत्रण और उसकी योजनाएं पूरे देश में जब समान रूप से लागू नहीं हो पाती हैं, तो ये प्रवेश का संकट आ जाता है। उदाहरण के स्वरूप, जैसे यदि किसी दूर दराज क्षेत्र तक सरकारी योजनाएं या प्रशासन नहीं पहुंच पाता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा है, यानी कि प्रवेशन का संकट हो जाता है। इसको हम लोग पेनिट्रेशन क्राइसिस बोलते हैं। अगला है भागीदारी का संकट, यानी कि प्रतिनिधित्व का संकट। पार्टिसिपेशन क्राइसिस क्या है? यानी कि भागीदारी का संकट का अर्थ यह है कि यह तब उत्पन्न होता है जब जनता को राजनीतिक प्रक्रिया में पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं, तो लोग राजनीति में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं और लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। जैसे यदि लोगों को मतदान करने, चुनाव लड़ने या अपनी बात रखने का अवसर ना मिले, तो हम कहते हैं कि यार भागीदारी का संकट आ गया है। इसके बाद एकीकरण का संकट, इंटीग्रेशन क्राइसिस का अर्थ होता है कि यह तब उत्पन्न होता है जब समाज के विभिन्न जातियां, भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय समूहों के बीच एकता या सामंजस्य की कमी आ जाती है, तो इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर हो जाती है। जैसे उदाहरण के स्वरूप, यदि किसी देश में अलग अलग समूह अलग अलग राष्ट्र की मांग करने लगे, तो हम कहेंगे कि एकीकरण का संकट आ गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग एकीकरण का संकट कहते हैं और इनकी पुस्तक का नाम है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966।
तो लुसियन पाई ने 6 प्रकार के संकट की चर्चा की है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण प्रकार और संरचना की संकल्पना के इर्द गिर्द घूमता है। कमेंट सही है। रीजन दिया गया है, प्रकार किसी प्रणाली के कार्यों की अभिरचना के वस्तुनिष्ठ परिणाम के तौर पर परिभाषित किया जाता है। तो ये रीजन भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम इस बात की व्याख्या करता है कौन सी संरचनाएं राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कौन से प्रकारों का संपादन करती हैं। ये उपागम 2 प्रमुख धारणाओं पर केंद्रित हैं, संरचना और प्रकार। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अभिकथन ए सही है, रीजन सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, अभिजात सिद्धांत मध्य एवं पश्चिमी यूरोप के देशों में प्रजातंत्र के विवेचन के तौर पर प्रयोग किया गया। पहला विकल्प है। दूसरा है, प्रत्येक प्रजातांत्रिक समाज में अल्पसंख्यक शासन करते हैं। तो इसमें पहला अभिकथन जो है वो बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। पहला कमेंट जो है, पहला अभिकथन दिया गया है कि अभिजात सिद्धांत यानी कि लोकतंत्र के आदर्श पर ये सवाल खड़ा करता है, जनता के शासन पर ये प्रश्न उठाता है। ठीक है, एक विवेचन के तौर पे। और रीजन दिया है कि प्रत्येक प्रजातांत्रिक समाज में अल्पसंख्यक शासन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन ये नहीं बताता है कि यह सिद्धांत विशेष रूप से मध्य और पश्चिमी यूरोप में लोकतंत्र की आलोचना के रूप में क्यों है। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है, एक्सप्लेन नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्ल ड्यूस के संचार सिद्धांत कम्युनिकेशन क्वांटिटेटिव में निम्नलिखित 4 संख्यात्मक कारकों को एक कालानुक्रम में लिखना है आपको। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। इसका ट्रिक क्या है, लो ला गा ले। ठीक है, लोला गा ले आपको ऐसे ही याद रखना है, तो आप इसको लगा लेंगे। लेकिन लैग क्या है, लोड क्या है, लीड क्या है, गेन क्या है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, कार्ल ड्यूस ने सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था को एक संचार प्रणाली के रूप में माना है। उनका कहना था कि सरकार का सफल संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि वो सूचना को कैसे प्राप्त करती है, उसका विश्लेषण कैसे करती है, उसके आधार पर निर्णय कैसे लेती है। इसी प्रक्रिया को समझने के लिए उन्होंने 4 प्रकार के संख्यात्मक कारक बताए हैं, जिसको हम लोग लोड बोलते हैं, लैग बोलते हैं, लीड बोलते हैं, गेन बोलते हैं। लोड का अर्थ होता है कि सरकार पर आने वाली सूचनाओं और समस्याओं और कार्यों का कुल भार, और लैग का अर्थ होता है कि सूचना प्राप्त होने और उस पर निर्णय या कार्रवाई होने के बीच का समय या देरी, लैग बोलते हैं कमी को। और लीड का अर्थ होता है कि भविष्य की स्थिति का अनुमान लगाकर पहले से तैयारी करना, ताकि समस्या आने से पहले ही उसका समाधान किया जा सके। इसको हम लोग लीड कहते हैं। और गेन का अर्थ होता है कि सूचना के आधार पर व्यवस्था में सुधार करना, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें। जैसे उदाहरण के लिए, यदि बाढ़ आने की संभावना होती है तो सबसे पहले सरकार के पास अनेक सूचनाएं आती हैं। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे यदि बाढ़ आने की संभावना है तो सबसे पहले सरकार के पास अनेक सूचनाएं आती हैं, यही लोड है। और उन सूचनाओं का विश्लेषण करने और निर्णय लेने में जो समय लगता है उसको हम लोग लैग कहते हैं। और यदि सरकार मौसम विभाग की चेतावनी के आधार पर पहले से ही राहत सामग्री और बचाव दल भेज देती है तो इसको हम लोग लीड कहते हैं। और यदि इसी प्रक्रिया से जान माल की रक्षा होती है तथा भविष्य के लिए और बेहतर व्यवस्था विकसित होती है तो इसी को हम लोग गेन कहते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केनेथ ऑर्गिन्सकी के अनुसार एक विकासशील समाज को नीचे दिए गए विकास के 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। विकासशील समाज के जो चरण हैं वो इस प्रकार से हैं। इसको आप याद कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले यानी कि 1 यानी कि एकीकरण हो जाएगा। इसके बाद 2 यानी कि औद्योगिकरण। तीसरा क्या है? एकीकरण, औद्योगिकरण। जब औद्योगिकरण होगा तो कल्याण होगा, जब कल्याण होगा तो समृद्धि मिलेगी। ठीक है, ये 4 चरण हैं जिनको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और यन है नेशनल वेलफेयर। और तो इसको इंग्लिश में कहते हैं पीना। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है। ये 4 चरण नेट की परीक्षा में एक बार नहीं लगभग 10 बार पूछा गया ये प्रश्न है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसका जो क्रम है तो सबसे पहले क्या है? 1, इसके बाद 2, इसके बाद कल्याण है, और सबसे अंत में जो है वो समृद्धि है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा।
जो पहला चरण है जिसको हम लोग राजनीतिक एकीकरण कहते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का अर्थ क्या हुआ? जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्र, जाति, भाषा और समुदाय एक राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संगठित होते हैं। दूसरा चरण क्या है? औद्योगिकरण, जिसमें उद्योग हैं, उत्पादन है, रोजगार है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। तीसरा चरण है राष्ट्रीय जन कल्याण यानी कि नेशनल वेलफेयर, जहां सरकार केवल विकास ही नहीं करती बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और जनता के कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसको हम लोग नेशनल वेलफेयर कहते हैं। और जो सबसे अंतिम चरण है जिसको हम लोग प्राचुर्य या समृद्धि कहते हैं, यानी कि जो देश आर्थिक रूप से इतना विकसित हो जाता है कि अधिकांश नागरिकों की आवश्यकताएं पूरी होने लगती हैं, यानी कि उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। उदाहरण के लिए हम समझें, जैसे पहले कोई नया राष्ट्र होगा, वो अपनी एकता स्थापित करेगा, इसको कहेंगे राजनीतिक एकीकरण। इसके बाद उद्योग स्थापित करेगा तो औद्योगिकरण हो जाएगा, और इसके बाद जनता के कल्याण की योजनाएं चलाएगा तो राष्ट्रीय जन कल्याण हो जाएगा, और अंत में समृद्धि और विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इसलिए आर्गेन्स्की के द्वारा जो इसका सही क्रम है वो पहले राजनीतिक एकीकरण है, इसके बाद औद्योगिकरण है, इसके बाद राष्ट्रीय जन कल्याण है और सबसे लास्ट में समृद्धि है। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिलान करना है, कौन सी थिंकर की कौन सी अवधारणा है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो हम बता रहे हैं वो डेविड स्टन है, जो द पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित है। डेविड स्टन द पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित है। तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में स्टन का नाम अग्रणी है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मैचिंग का है। सबसे पहले राजनीतिक संप्रेषण की बात कौन करते हैं? कार्ड्यूस करते हैं, अभी चर्चा की थी। निर्भरता यानी कि डिपेंडेंस थ्योरी, ये एजी फ्रैंक की है। एजी फ्रैंक ने डिपेंडेंसी थ्योरी दी है। उनके अनुसार विकासशील देशों का जो पिछड़ापन है उनकी अपनी कमजोरी से नहीं है, बल्कि विकसित देशों पर आर्थिक निर्भरता और शोषण का ये परिणाम है। इसलिए निर्भरता की अवधारणा एजी फ्रैंक से जुड़ी हुई है। इसके बाद जनता का मस्तिष्क, मास माइंड, ठीक है, ये रॉबर्ट मिशेल से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। रॉबर्ट मिशेल ने संगठनों और जनता के व्यवहार का अध्ययन किया है। मास माइंड का अर्थ क्या होता है? यानी कि भीड़ या जनता कई बार व्यक्तिगत सोच से अलग सामूहिक मानसिकता के आधार पर व्यवहार करती है। मिशेल का प्रसिद्ध सिद्धांत है आयरन लॉ ऑफ एल्गोर्की, जिसके अनुसार हर संगठन में अंततः कुछ लोग सत्ता पर अधिकार कर ही लेते हैं। तो इस प्रकार से ये मास माइंड जो है वो रॉबर्ट मिशेल से कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। इसके बाद 3 स्तरों का राजनीतिक विकास की चिन्ह, ये प्रश्न अभी पूछा जा चुका है, जो कि लुसियन पाइस है। जिसमें अगला प्रश्न भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित है। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, आर्टिकल 51। साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल ट्रीटी से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल 253 आर्टिकल है, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार में मंत्रियों की संख्या कम करने का उल्लेख किया गया है? देखिए 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम लोग मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। 51वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से ये उपबंध किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा सी, और ये 2003 में आया था अधिनियम। पहला ऑप्शन 50वां संविधान संशोधन, ये किससे रिलेटेड है? ये प्रमोशन में आरक्षण से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, 1977 के बाद भारत में साझा सरकार यानी कि गठबंधन का सरकार यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट का प्रयोग सफल रहा। रीजन दिया है एक दलीय प्रधानता की प्रणाली का असफल होना, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 1977 के आम चुनाव के बाद पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनती है, और इसके बाद भारतीय राजनीति में गठबंधन यानी कि साझा सरकारों का दौर शुरू होता है, जो आगे चलकर कई बार सफल भी रहा। इसका प्रमुख कारण ये था कि लंबे समय तक चली आ रही कांग्रेस की एक दलीय प्रधानता धीरे धीरे समाप्त होने लगी, और जब कोई एक दल स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाया तब कई दलों ने मिलकर सरकार बनाई। इसलिए पहला कथन सही है, और दूसरा कथन भी सही है। क्यों? क्योंकि एक दलीय प्रधानता के कमजोर होने से ही गठबंधन सरकारों का मार्ग प्रशस्त हुआ था। इसलिए तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसलिए ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 1977 के दशक में सभी प्रकार के समाज का चरित्र एक सा था। देखिए पहला कथन जो है वो ये कह रहा है कि 1970 के दशक में सभी प्रकार के समाजों का चरित्र एक जैसा था। ये कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग देशों और समाजों की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग अलग थीं। इसलिए कहना कि सभी समाजों का चरित्र एक समान था तो गलत होगा। दूसरा रीजन क्या दिया गया है कि भाषा, धर्म, जाति का चुनाव में लाभ के लिए उपयोग हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि चुनाव में भाषा, धर्म और जाति का उपयोग वोट प्राप्ति के लिए किया जाता रहा है और आज भी कई स्थानों पर होता है। इसलिए पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे लिखे व्यक्तियों में लोकसभा के स्पीकर के रूप में करने वालों का कालक्रम रखिए। यानी संजीव रेड्डी, हुकुम सिंह, सोमनाथ चटर्जी, पीए संगमा। इनको याद कैसे करेंगे? आपको 2 याद करने हैं, बाकी एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? जैसे पीए सोम, यानी कि सोम एक रस होता है और सोम रस को पिया जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पिए सोम, यानी कि सोम रस पिए। ठीक, तो पहले पिए सोम। ये कन्फर्म हो गया है कि पीए संगमा के बाद सोमनाथ चटर्जी आते हैं। रेड्डी यानी कि हुक्म जो है वो रेडी है, यानी कि आदेश जो है वो रेडी है। ये कन्फर्म हो गया कि हुक्म के बाद जो है हुक्म सिंह के बाद संजीव रेड्डी ऑप्शन आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो। प्रश्न है मैचिंग का। एक तरफ दल दिए गए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, ये हरियाणा से संबंधित है। इसके बाद टीएमसी जो कि पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, जेडीयू बिहार से रिलेटेड है, टीआरएस आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। इस प्रकार इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना जो है 1999 में हुई। टीएमसी की स्थापना 1 जनवरी 1998 को हुई। जेडीयू की स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुई और टीआरएस की स्थापना 27 अप्रैल 2001 को हुई, जिसके मुख्य चंद्रशेखर राव हैं। जेडीयू शरद यादव से संबंधित है। टीएमसी पश्चिम बंगाल की जो पार्टी है वो ममता बनर्जी से रिलेटेड है और भारतीय राष्ट्रीय लोक दल जो कि ओम प्रकाश चौटाला से संबंधित है। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मैचिंग का है। एक तरफ घटनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ उनसे अवधि दी गई है, उनको आपको मैच करना था, लेकिन यहाँ पर व्याख्या मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री 1991 में बने। बाबरी मस्जिद कब गिराई जाती है? 1992 में। बाबरी में बा लिखा है यानी कि 92, यहाँ पे 92, 6 दिसंबर 1992 को। देवगौड़ा प्रधानमंत्री कब बने? 1996 को। नेहरू जी ने चीन से पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? 1954 में। तो आपको इन तारीखों को नोट कर लेना है। अगला प्रश्न लोक प्रशासन से संबंधित है। लोक प्रशासन उन क्रियाओं, ऑपरेशंस को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। जहाँ भी कहीं लोक नीति हो आपको एल डिवाइड से रिलेट करना है। एल किया है यानी कि सफ़ेद नीति, ठीक है, वाइट से सफ़ेद नीति। तो इस तरीके से मैंने कनेक्ट किया है। और एल डिवाइड के अनुसार लोक प्रशासन उन सभी क्रियाओं का समुच्चय है जिसका उद्देश्य पब्लिक पॉलिसी को लागू करना होता है, क्रियान्वयन करना होता है। अर्थात सरकार पहले नीतियाँ बनाती है, फिर उन नीतियों को व्यवहार में लागू करने का कार्य लोक प्रशासन करता है। इसलिए लोक प्रशासन का मुख्य कार्य नीति बनाना नहीं है, बल्कि उसे प्रभावी ढंग से लागू करना होता है। उदाहरण के माध्यम से, जैसे यदि सरकार नई शिक्षा नीति या आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं बनाती है तो उसे जनता तक पहुंचाने और अधिकारियों की नियुक्ति करने, बजट खर्च करने और योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का कार्य लोक प्रशासन करता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एल डिवाइड आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में संगठन के क्लासिकल सिद्धांतों को कहावतों किसने कहा? प्रशासनिक कहावतें, इसको हर्बर्ट साइमन ने कहा है। अगला प्रश्न है सिविल सेवा स्थायी रूप से वेतनभोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है, यह किसने कहा? इसका आंसर है हरमन फाइनर। हरमन फाइनर को याद करने का तरीका यह है कि इसके कमेंट में आपको प्रोफेशनल, पेड या परमानेंट स्किल जैसे वर्ड आपको मिलेंगे। यदि आपको ये वर्ड्स मिलते हैं कीवर्ड्स, तो आप उस कमेंट में हरमन फाइनर के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है पदोन्नति प्रशासन में मानव संबंधों को कई प्रकार की हठ धर्मिता की ओर ले जाता है। रीजन दिया गया है कि हायरार्की प्रशासनिक संगठन में कोहेरेंस को बनाए रखने का साधन है। तो रीजन जो है वो गलत है। और पदोन्नति जो व्यवस्था होती है प्रशासन में, अधिकार और आदेश
ऊपर से नीचे तक एक निश्चित श्रृंखला में चलते हैं। इस व्यवस्था से अनुशासन और जिम्मेदारी तो तय होती है, लेकिन कई बार अत्यधिक नियम और कई बार अत्यधिक औपचारिकताओं और हर स्तर पर अनुमति लेने की आवश्यकता के कारण प्रशासन में कठोरता आ जाती है। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच दूरी बढ़ जाती है तथा निर्णय लेने में देरी भी लगती है। इसलिए पहला कथन सही है, यानी कि हठधर्मिता की ओर ले जाता है। रीजन क्या दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पदोन्नति केवल कोहेरेंस बनाए रखने का साधन है। ऐसा नहीं है, क्योंकि संगठन में एकता और समन्वय केवल पदोन्नति से नहीं बल्कि प्रभावी नेतृत्व, संचार और समन्वय जैसी अन्य व्यवस्थाओं से भी बनाए रखा जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन लाभ के उद्देश्य से पूर्णतः मुक्त नहीं है। सरकारी कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण को प्रोत्साहित करना या बढ़ाना है। तो पहला कथन जो है ये कह रहा है कि लोक प्रशासन लाभ के उद्देश्य से पूर्णतः मुक्त नहीं है, यानी कि यद्यपि लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं रहता है बल्कि जनता की सेवा और जन कल्याण करना रहता है, फिर भी कई सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम जैसे LIC, SBI, ONGC आदि अपनी सेवाओं के साथ आर्थिक लाभ या आय अर्जित भी करते हैं। इसलिए यह कहना कि लोक प्रशासन का लाभ से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है, ये सही नहीं होगा। दूसरा कथन भी सही है कि सरकारी कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण को बढ़ावा देना है, लेकिन यह तर्क पहले कथन की पूरी व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि समाज कल्याण का उद्देश्य ये नहीं समझाता कि लोक प्रशासन लाभ से पूरी तरीके से मुक्त क्यों नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्णय लेने में निम्नलिखित चरणों को किस क्रम में रखेंगे। सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे, इसके बाद हम समस्या को समझेंगे, फिर विकल्पों का निर्धारण करेंगे और सबसे लास्ट में जब ढेर सारे विकल्प होंगे उनमें हम एक अच्छा से अच्छा पहचान करेंगे। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जवाब जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो इसी क्रम में होगा, यानी कि पहले फर्स्ट होगा, फिर सेकेंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा। और ये ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन भी हो सकते हैं, जैसे पहले पृष्ठभूमि को समझेंगे, उसके बाद उसका उद्देश्य समझेंगे, फिर समस्या का विश्लेषण करेंगे, फिर वैकल्पिक समाधान, फिर इसके बाद विकल्पों की छंटनी करेंगे। इस प्रश्न का जवाब जो है वो 1, 2, 3, 4 इस क्रम में इस प्रश्न का जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित उपागम में किस क्रम से विकास हुआ है, यानी कि सबसे पहले उपागम कौन सा आया है, इसके बाद कौन आया है, क्रम क्या है। सबसे पहले क्लासिकल आया है, इसके बाद ह्यूमन आया है, इसके बाद बिहेवियरल आया है, फिर इसके बाद पॉलिसी आया है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्लासिकल उपागम, इसके बाद मानव संबंध उपागम जो कि एल्टन मेयो से रिलेटेड है, इसके बाद व्यवहारवादी उपागम जो कि सिमोन से रिलेटेड है, चेस्टर बर्नार्ड से रिलेटेड है, इसके बाद पॉलिसी यानी कि नीति उपागम, ये लॉसवेल महोदय से संबंधित है और ड्रोर एक विचारक हैं, उनसे भी ये संबंधित है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैचिंग का है। सबसे पहले कर्मचारियों को केवल उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, केवल उच्च यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। दूसरा ऑप्शन है, एक प्रशासक कितने अधीनस्थों को निर्देश करता है यानी कि कंट्रोल करता है, इसको बोलते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल। इसके बाद है उच्च पदस्थ एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध को हम लोग कहते हैं पदोन्नति, हायरार्की। एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्ग के प्रयासों का व्यवस्थित क्रम जो है इसे संयोजन कहते हैं। ये व्याख्या का पोर्शन है, आप इसको समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे युग्मों में कौन सा युग्म ठीक नहीं मिलाया गया है। क्लासिकल, पहला है क्लासिकल जो कि स्ट्रक्चर की बात करता है, मानव संबंध जिसमें इनफॉर्मल स्टडी करते हैं, व्यवहार को स्टडी करते हैं यानी कि हमारी राजनीति को जो भी कारक प्रभावित करते हैं उसका अध्ययन इसमें किया जाता है, यानी कि अनौपचारिक संबंधों से इसका संबंध रहता है। इसके बाद सिस्टम्स यानी कि ये पर्यावरण से संबंधित है, और चौथा जो है वैज्ञानिक प्रबंध, संगठन के 14 सिद्धांत, ये ऑप्शन जो है वो गलत है, यानी कि ये युग्म जो है वो गलत है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों का संगठन सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है शांति एवं सहयोग पर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसमें नवीनतम देश 2007 में अफगानिस्तान जुड़ा है। यह कॉन्सेप्ट जियाउर रहमान ने दिया था जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड है, और इसका मुख्यालय जो है वो नेपाल काठमांडू में है। इस समय वर्तमान में 8 देश हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना था है कि सदस्य देश आपसी मतभेदों को कम करके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग करें।
यदि सदस्य देशों के बीच शांति और सहयोग की भावना समाप्त हो जाएगी तो सार्क प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए सार्क का अस्तित्व मुख्यतः शांति और सहयोग पर निर्भर करता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव निम्नलिखित में किसने प्रस्तुत किया था? यूनाइटेड नेशन। विश्व शांति की स्थापना के क्षेत्र में महासभा को उपयोगी बनाना महत्वपूर्ण प्रयास 3 नवंबर 1950 को किया, जिस दिन शांति के लिए एकता का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1950 में पारित किया गया था और इसका उद्देश्य था कि यदि संयुक्त राष्ट्र परिषद किसी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामले में कार्रवाई नहीं कर पाती है तो महासभा उस विषय पर विचार कर सकती है और आवश्यक सुझाव भी दे सकती है। यह प्रस्ताव कोरियाई युद्ध के समय लाया गया था, जब सुरक्षा परिषद में मतभेद के कारण निर्णय लेना कठिन हो रहा था। इसलिए इसका संबंध संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनकटाड ने मूलतः निम्नलिखित किसको बढ़ावा दिया है या प्रोत्साहित किया है? हम सभी जानते हैं इसमें टी जो है ट्रेड है, यानी कि व्यापार से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनोवा में है। इसकी स्थापना यूएन और व्यापार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समान अवसर, विकासशील देशों की भागीदारी और वैश्विक आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार इसका संबंध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, उत्तर शीतकाल में निर्गुट राष्ट्रों का नेम आज भी प्रासंगिक है। ऑप्शन एसर्सन में जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। रीजन क्या दिया गया है? निकट भविष्य में कुछ विकासमान राष्ट्र प्रमुख स्थिति में होंगे। ये भी संभावना सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। किस प्रकार? पहला कथन कहता है कि उत्तर शीत युद्ध काल में निर्गुट यानी कि नैम प्रासंगिक है। ये कथन सही है। विकासशील देशों के सामने आर्थिक असमानता, वैश्विक निर्णयों में भागीदारी, संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति जैसी समस्याएं मौजूद हैं। इसलिए नैम आज भी विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। दूसरा कथन है कि निकट भविष्य में विकासमान राष्ट्र प्रमुख स्थिति में होंगे, यानी कि विकासशील राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख स्थिति में आ सकते हैं, जैसे भारत, ब्राजील और भी देश हैं। लेकिन यह तर्क नैम की प्रासंगिकता का सही कारण नहीं बताता है, क्योंकि नैम की आवश्यकता केवल कुछ देशों के शक्तिशाली बनने के कारण नहीं है, बल्कि विकासशील देशों के सामूहिक हितों और वैश्विक न्याय के कारण है। इसलिए दोनों कथन सही है, लेकिन तर्क जो है वो अभिकथन ए की व्याख्या नहीं करता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, भारत और चीन दोनों ने 21वीं सदी में एक रचनात्मक सहयोग के संबंध का मार्ग अपनाया है। ये बात बिल्कुल सही है। और चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध किया है। ये कथन गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसमें कुछ घटनाएं दी गई हैं, उनका क्रम लिखना है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सबसे पहले भारत द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी जाती है। इसके बाद पंचशील समझौता होता है। दलाई लामा भारत में प्रवेश करते हैं और भारत चीन के दैत्य संबंधों की 50वीं वर्षगांठ बनाई जाती है। भारत एवं चीन न केवल पड़ोसी राष्ट्र हैं, बल्कि उनमें प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संबंध चले आ रहे हैं, जिसका इतिहास साक्षी है। दोनों साथ ही स्वतंत्र 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और उधर 1949 में चीन स्वतंत्र हुआ। आपको ये क्रम याद रखना है कि पहले पंचशील समझौता हुआ है, इसी के बाद दलाई लामा आ पाते हैं और इसके बाद जो है 50वीं वर्षगांठ भी बनाई जाती है। तो ये क्रम है, आपको नोट कर लेना है। प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालक्रम पहचानिए। पहले मास्ट्रिच की संधि NPT, बेलग्रेड साल्ट। तो जो मास्ट्रिच की संधि है वो 1992 में और 93 में लागू होती है। ये प्रश्न PGT में पूछा गया है। 1968 में साइन हुआ और 1970 में लागू हुआ। इसके बाद बेलग्रेड परिषद जो कि 1961 से रिलेटेड है और साल्ट जो है वो 1972 में साइन हुआ। तो इस ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कुछ विचारक हैं, उनकी किताबें हैं, हम लोग व्याख्या को पढ़ते हैं और आप लोग नोट कर लीजिए। मार्गेंथाउ, राष्ट्रों के बीच राजनीति, ये 1948 में पुस्तक लिखी जाती है। E.H. कार 1919 से 1939 तक है। कैनेथ वाल्टेज,
ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत देते हैं। और सेल्टिक टी संघर्ष की युक्ति 1960 से संबंधित है। इस फैक्ट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैचिंग है गेट, सार्क, नाफ्टा, ट्रिप्स, ये किससे रिलेटेड है? गेट को हम लोग सब जानते हैं, ये एक एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड से रिलेटेड है। इसके बाद सार्क जो है वो साउथ एशियन नेशंस का ग्रुप है। इसके बाद नाफ्टा जो है वो नॉर्थ अमेरिकन स्टेट से रिलेटेड है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1994 को हुई और सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। इसके बाद ट्रिप्स जो है वो रिलेटेड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, बौद्धिक संपदा से रिलेटेड है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी कि गेट का संबंध एग्रीमेंट से है, सार्क का संबंध साउथ एशियन नेशन से है, नाफ्टा का संबंध नॉर्थ अमेरिकन स्टेट से है और ट्रिप्स का संबंध जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से है।